हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जाकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स लिए थे उसमें पॉलिटी सीरीज़ को हमने ख़त्म किया, पॉलिटी सब्जेक्ट को हमने एंड किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे होंगे पॉलिटी सीरीज़ के तो ज़रूर जाकर देखें। और ये मेन चीज़ आपके लिए कि ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आंसर राइटिंग कैसे लिखें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पार्ट ख़त्म कर दिया है आपने, प्रिपरेशन सब हो गया है आपका, कॉन्फिडेंटली परफेक्टली आपका प्रिपरेशन हो गया है, और अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक कर देते हो, अभी आपको सभी को पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये MCQ बेसिस होती है और मेंस एग्जामिनेशन ये कन्वेंशनल पेपर्स होते हैं जिसमें आपको लिखना पड़ता है, समझ रहे हो, जिसमें आपको आंसर राइटिंग पेश करनी पड़ती है, आंसर राइटिंग लिखनी पड़ती है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस फॉर मेंस एग्जामिनेशन, कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके आंसर राइटिंग की मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और किस तरह से आपने लिखना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन को, समझ रहे हो, और आंसर राइटिंग आपके किस स्ट्रक्चर में होना चाहिए, वो सभी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए, और हर एक एस्पिरेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है, मैं मानता हूँ सभी को कन्फ्यूजन होता है। और आप इससे ध्यान से देखेंगे ना, इस लेक्चर्स को, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सब वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपका आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। आपको पता है कि ये जो UPSC इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया, जो कि बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनेशन होती है इंडिया में। और क्या होता है ना कि ये फिल्टरेशन प्रोसेस होती है, बहुत से एस्पिरेंट्स इसमें बैठते हैं और कुछ ही एस्पिरेंट्स इसमें सिलेक्ट होते हैं। तो किस बेसिस पर सिलेक्ट होते हैं, उनका क्या एरियाज स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपने सिलेक्ट होने के लिए, आपको अगर सिलेक्ट होना है तो आपको कौन से एरियाज आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, आपका आंसर रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, वो सभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो कि अनअकैडमी के आप सब्सक्रिप्शन जरूर खरीदे बिफोर द प्राइस हाइक अलर्ट, गेट द अनअकैडमी UPSC CSE सब्सक्रिप्शन बिफोर द प्राइस हाइक। एंड आपको अगर 10% डिस्काउंट लेना है किसी भी बैचेस पर, समझ रहे हो, तो आपको हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करना पड़ेगा। हमारा प्रोमो कोड है Simple20। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं माय फ्रेंड किसी भी सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए अनअकैडमी के, तो आपको 10% इमीजिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाया है अनअकैडमी, जो कि अनअकैडमी एस्पायर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लाया है फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। और UPSC CSE प्रीलिम्स 2020 पेपर 1 GS पर, जितने भी आपके UPSC CSE प्रीलिम्स में पेपर 1 होता है माय फ्रेंड्स GS का, जिसका उतना सिलेबस होता है, तो वही सिलेबस आपको इस मॉक टेस्ट में होता है। तो बहुत से फ़ायदे आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो ये आपको एवरी मंथ, हर मंथ के 10th और 25th डेट को यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगी, तो आपको उसे ज़रूर एनरोल करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी गई है। तो तैयार हो जाइए 10th और 25th अक्टूबर एवरी मंथ के लिए, अक्टूबर में भी होगा, नवंबर में भी होगा। तो एवरी मंथ के 10th और 25th डेट को आपकी ये मॉक टेस्ट रहेंगी, जिसमें आपको एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने को मिलने वाले हैं और स्कॉलरशिप भी मिल जाएंगी टॉप 50 रैंक्स। अगर आप टॉप 50 रैंक्स में आते हो तो आपको अनअकैडमी पेड सब्सक्रिप्शन के स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो 10th अक्टूबर को 10 AM को रेडी हो जाइए इस मॉक टेस्ट देने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए माय फ्रेंड्स। तो ज़रूर इनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी के बैचेस को, तो ये बैचेस 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं माय फ्रेंड्स। तो ये बैचेस आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में सीखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट लैंग्वेज होती है बिलिंगुअल, जैसे बिलिंगुअल वर्जन में आपको सीखने को मिलेगा, हिंदी वर्जन में भी आपको सीखने को मिलने वाला है, और इंग्लिश वर्जन में भी आपको सीखने को मिलने वाला है। फुल ईयर बैच कोर्स होती है, फुल सिलेबस कवरेज होता है, टॉप एजुकेटर्स होते हैं। तो ऐसे अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स के लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम। आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिल जाएगा, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ से एक ही बैचेस पर, एक ही सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी के। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें Simple20। और सिर्फ इतना ही है कि 100% सिलेबस कवरेज और कई सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का तो ज़रूर कीजिए। 5 अक्टूबर से ये शुरू होने जा रहे हैं माय फ्रेंड्स ये बैचेस, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इन बैचेस को और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। और यही हमारा प्रोमो कोड आप ज़रूर यूज़ करें Simple20 कि अगर आप किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, तो अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आप 10% एक्स्ट्रा ऑफ इमीजिएटली मिल जाएगा। मीन्स आपको अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदने में आप इंटरेस्टेड है माय फ्रेंड, तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं विदाउट यूजिंग द प्रोमो कोड। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं Simple20 तो आपको 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। और ज़रूर मॉक टेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए माय फ्रेंड्स, एनरोल कीजिए, जो कि एनरोलमेंट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए हम किसी भी तरह का लेट
नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए टॉपिक माय फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। और अनअकैडमी चैंपियंस कॉन्क्लेव, ये भी अनअकैडमी आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि इसमें क्या होगा माय फ्रेंड्स, विद पावर पैक सेशंस होंगे इसमें बाय टॉपर्स के सेक्शंस होंगे, उसमें स्ट्रेटेजीज उनके कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उन्होंने अपने रैंक्स को और मॉडिफाई किया, कितने अटेम्प्ट में उन्होंने अपने रैंक्स को मॉडिफाई किया, कैसे उनकी स्ट्रेटेजी थी पढ़ने की, वो सब आपको मिल जाएगा चैंपियंस कॉन्क्लेव बोलकर। ये सितंबर 30, 2020 10 AM to 12 AM रहेगा, जो कि इसमें इनसाइटफुल डेज 14 आइकॉनिक टॉपर्स आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, 10 टॉप एजुकेटर्स होंगे और 14 टॉक एंड डिस्कशंस भी होंगे, आपको समझ रहे। तो ज़रूर देखिए इसे 10 AM to 12 AM। और आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तो T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज फ्री मैन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। डेली 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए टेस्ट एनालिसिस के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि इतने आपने करेक्ट सॉल्व किए हैं, कितने आपने इनकरेक्ट सॉल्व किए हैं और कैसे आपका प्रिपरेशन कहाँ तक आया है, किस तरह से आप प्रिपेयर हो चुके हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने आप के लिए माय फ्रेंड। और आज आते हैं हम आपके टॉपिक पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग माय फ्रेंड। कि आंसर राइटिंग आपको कैसी करनी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तो आप क्वालिफाई हो गए है ना, आप पास हो गए, आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए, तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। सिर्फ प्रिपरेशन होना ज़रूरी नहीं होता माय फ्रेंड्स, कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ क्या होना पड़ता है, कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तभी आप उस टफेस्ट एग्जामिनेशन को पास करते हो, तभी आप उस टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो, समझ रहे हो। कि सिर्फ आप हार्ड वर्क करते जाओगे तो आपका वहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करनी है, कैसे कंसेप्ट को क्लियर करना है, वो सभी देखेंगे आप। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हो, 2021-2022 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम सबसे पहले पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है पेपर पैटर्न माय फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ना, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, जो कि 250 मार्क्स के लिए होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1000 मार्क्स हो गए उसमें 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर में। GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे होते हैं। और एक ऐसे पेपर होता है इसमें जो कि 250 मार्क का होता है ना माय फ्रेंड्स। और 2 ऑप्शनल्स आपको चूज़ करने पड़ते हैं इस यूपीएससी CSE में, तो वो 250 ईच होते हैं, मीन्स 500 आपके मार्क्स टोटल हो गए वहाँ पर। तो आपके सब टोटल क्या हो गया, कितने मार्क्स के पेपर्स रहता है यहाँ पर, तो होता है 1750, समझ रहे हो, 1750 मार्क्स की आपकी ये टोटल होती है ना। तो आपको कैसे किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है और किस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। के पहले क्या होता है ना, कि इनिशियल हिकअप्स क्या होते हैं, आपके कन्फ्यूजन्स क्या होते हैं जब आप क्वालिफाई करते हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कैसी तरह से आप पास कर देते हो, समझ रहे हो। बट आप मेंस के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, ये फिल्टरेशन प्रोसेस होती है। लाखों बच्चे यहाँ पर, लाखों एस्पिरेंट्स यहाँ पर हिस्सा लेते हैं और फिर कुछ ही थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन्स आपके क्या होते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। आपको किसी तरह से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको क्रैक कर ली, आपने क्रैक कर ली, बट आप मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो, उस टॉप 1000 में आना चाहते हो आप, तो आप क्या करना चाहते हैं कि आपके पहले कन्फ्यूजन क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट टू राइट, हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हमारी स्टडी पूरी नहीं हुई है, तो आपकी स्टडी किस तरह से पूरी करनी चाहिए, कैसे अपने एक स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना चाहिए। वो हम अगले वीडियो में तो आपको बताएंगे कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए किस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना है, वो तो बताएंगे हम। कि ये जो कॉमन ऑब्स्टैकल्स होते हैं, जो कन्फ्यूजन होते हैं हर एक एस्पिरेंट्स के दिमाग में, तो ये कॉमन ऑब्स्टैकल्स होते हैं कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, उसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, और कैसे वो रिप्रेजेंट करना है ना, और कैसे किस तरह से वो लिखना है। अगर आपका स्टडी पूरा हो चुका है, मैं समझता हूँ कि आपका स्टडी पूरा हो चुका है, बट आप क्या करते हो ना, जब आप आंसर लिखने को बैठ जाते हो तो आपको वहाँ पर आप लिख लेते हो, आपका स्टडी पूरा हो जाता है, बट आप आंसर राइटिंग में मार खा देते हो, समझ रहे हो। तो वहाँ पर आप क्या करते हो ना, कम मार्क्स ले लेते हो। तो आपको यहाँ पर ये होता है ना कि मैंने तो स्टडी पूरी की थी, फिर मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, क्या उसका रीज़न्स है, तो वो रीज़न्स आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये इनिशियल हिकअप्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं हर एक एस्पिरेंट्स के दिमाग में, है ना। बिगिनर्स के दिमाग में तो ज़्यादा करके बहुत से होते हैं। अगर बिगिनर्स किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी CSE एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका वो तो प्रिपरेशन करते ही है, बट उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता कि उन्हें कैसा आंसर अपना रिप्रेजेंट करना है और कैसे आंसर्स आपको लिखने हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो उस टफेस्ट एग्जामिनेशन में, है ना माय फ्रेंड्स। तो वो क्या होता है ना कि हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस,
समझ रहे हो। तो आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस शुरू कर दो, मैं बोल रहा हूँ कि आज से ही शुरू कर दो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। क्यों आज से शुरू कर दो कि यहाँ पर क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, के जो बिगिनर्स होते हैं, जो पहली बार यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी सीएससी के लिए अपना फॉर्म भरते हैं, तो वो पहली गलती क्या कर देते हैं माय फ्रेंड्स, कि वो क्या करते हैं कि वो पहले क्या करते हैं कि सब कुछ पढ़ लेते हैं, समझ रहे हो, सब कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ लेते हैं और अदर बुक्स पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, समझ रहे हो, सिलेबस वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। और फिर क्या होता है ना, उनके दिमाग में क्या आता है कि आप उनसे सब कुछ तो पढ़ लिया, फिर हम आगे बाद में से प्रैक्टिस करेंगे, आंसर उसके नोट्स बनाएंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, है ना। तो वो बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है बिगिनर्स के लिए और हर एक एस्पिरेंट्स के लिए वो पहली बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको पहले क्या करना है माय फ्रेंड्स, इस कन्फ्यूजन को रोकने के लिए, इस गलती को, इस मिस्टेक्स को होने ना देने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले क्या करना है, अगर आप बैठ जाते हो प्रिपरेशन करने के लिए मेंस एग्जामिनेशन का, है ना, तो आप सब कुछ तो प्रिपेयर करते हो, तो आपको पहले सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या सिलेबस है, क्या पॉइंट्स यहाँ पर पूछे जाएंगे, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ना माय फ्रेंड्स। तो सिलेबस यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पूरा सिलेबस एक ध्यान से पढ़ ले, है ना। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी वर्जन में देना चाहते हो, किसी भी वर्जन में अगर आप देना चाहते हो यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो आप पूरा सिलेबस पढ़ ले, उसे पॉइंट्स को क्लियर कर ले कि यहाँ पर क्या पॉइंट्स बोला गया है, कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स फॉलो करें प्रिपरेशन के वक्त, है ना। तो सिलेबस आपने अगर लिख लिया, नोटबुक में नोट कर लिया, सब कुछ समझ गए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है माय फ्रेंड्स के 3-4 मंथ का आपको वक्त होता है कि आपको क्या करना है, वहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मीन्स अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपने पास कर लिया है, तो आपको क्या होता है ना कि 3-4 मंथ्स आपको लग जाते हैं कि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, तो आपको क्या होता है ना 3-4 मंथ्स आपके उसमें गुजर जाते हैं। तो आप क्या बोलते हैं ना, आखिरी 1 मंथ में हम नोट्स बनाएंगे और फिर उसका पूरा जितना भी है, जितना हमने लिखा है, जितना हमने पढ़ा है, वो हमें आंसर राइटिंग की जब प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 मंथ पूरा नहीं होता माय फ्रेंड्स, 1 मंथ काफ़ी नहीं होता। इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस के लिए क्या करना है कि जब आप मेंस एग्जामिनेशन का स्टडी करते हो, जब आप वो बुक्स पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो ना 3-4 महीने में जो स्टडी करते हो आप मेंस एग्जामिनेशन का, उसी वक्त आप क्या करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। समझ रहे हो, इस बात को समझ कर लो ध्यान से। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन का 3-4 महीने में जो प्रिपेयर करते हो, तो उसी वक्त आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। मीन्स आप अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो किसी टॉपिक को, समझ रहे हो, आपको 1 दिन में एक का आपका बुक खत्म हो गया और एक चैप्टर खत्म हो गया, समझ लो, तो वो चैप्टर को आपको 15 मिनट्स के लिए वो चैप्टर को आंसर राइटिंग करनी, प्रैक्टिसेस करनी है। उस चैप्टर पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सामने लेना है, समझ रहे हो, तो उस टॉपिक पर कौन सा प्रश्न पूछा गया है, तो वो कैसे आपको स्टडी करना है और कैसे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करना है कि जो भी आपके दिमाग में आपने पढ़ा है वो आपको 15 मिनट्स में क्या करना है, उस नोटबुक पर नोट करना है, उससे प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप ऐसा 3-4 महीने करेंगे माय फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाद में जो 1 महीने का आपका जो करते हैं आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत रहेगी, है ना। जब आप 3-4 महीने में 15 मिनट्स के भी आप क्या करते हैं, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत ही सफिशिएंट हो जाता है उस मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अगर एक मेन चीज़, अगर आप सिर्फ पढ़ते हो और बाद में आप क्या करते हो, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो लास्ट में, तो आपको क्या होता है ना, आपके वो पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ पर, भाई लोबर थोड़ी है हम, है ना, इंसान ही तो है, तो आप भूल जाते हैं कोई चीज़, है ना। तो आपको अगर पूरा सब्जेक्ट आपने पढ़ा है और बाद में आप सब सब्जेक्ट को से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको पॉसिबल नहीं होता, आप बहुत से पॉइंट्स भूल जाते हो और आपके कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर नहीं होते हैं, तो आपको बार बार वो बुक्स पढ़ना पड़ती है, तो वहाँ पर वो आपका टाइम वहाँ पर जा सकता है, समझ रहे हो। तो 15 मिनट्स राइटिंग ज़रूर कीजिए 3-4 महीने जो प्रिपरेशन आप करते हो मेंस एग्जामिनेशन का, तो उसी टाइम आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस तभी करनी है, 15 मिनट ज़रूर देने हैं। अगर आप दिन में से 10 घंटे पढ़ते हो, तो हर एक टॉपिक को 15 मिनट्स देकर आप क्या कर सकते हैं, उससे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जब आंसर राइटिंग आप करते हो तो आपको वो पॉइंट्स ज़रूर क्लियर हो जाता है, समझ रहे हो। जब वो क्वेश्चंस आपके हाथ से निकलता है, समझ रहे हो, जब आप क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करते हैं, तो वो लॉजिकली कैसे हैंडल करते हैं, तो वो आपको एक थिंकिंग भी वहाँ पर आ जाती है और आपको एक वहाँ पर क्या मिलता है, आइडिया भी मिलता है कि हम कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को संभालें और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो कैसी प्रैक्टिस करना है आपको कि आपको 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन का स्टडी कर रहे हो, है ना, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो, आपको आईएएस बनना ही है, तो आपको 4 मेन पॉइंट्स को
क्या करना है, फोकस करना है। फर्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और बेटर स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट। तो आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितनी बार वो क्वेश्चन आया है और कितने वेटेज के लिए वो क्वेश्चन आया है, तो वो आपको समझ के लेना होगा पहली बार। तो सेकंड चीज़ क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट आपको समझ के लेना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर, आपको बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी होते हैं यूपीएससी में, कि यूपीएससी आपके रोट लर्निंग को नहीं दिखाता माय फ्रेंड्स, कि आपके रोट लर्निंग को नहीं देखना चाहता, आपने क्या आत्मसात किया है, मीन्स आपने क्या पढ़ा है और आपके कितने कंसेप्ट्स उस टॉपिक के क्लियर है, उस टॉपिक को उस पॉइंट पर यूपीएससी क्या करता है, कंसंट्रेट करता है आपके। तो बेटर स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट, आपको जो भी आपने पढ़ा है तो उसे आपको रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए बेटर स्ट्रक्चरिंग में, समझ रहे हो। तीसरी बात क्या होता है कि इम्प्रूविंग आर्टिकुलेशन एंड इम्प्रूविंग प्रेजेंटेशन स्किल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। अगर आप यूपीएससी सीएससी की बात नहीं, कि आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स कि आपको आर्टिकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है, कि आपको आर्टिकुलेशन और इंप्रूविंग प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज़रूरी होती है। कि आप अगर पढ़ते तो हो, आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, हम मानते हैं आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, पर आप क्या करते हैं, इंप्रूविंग प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके पास अगर प्रेजेंटेशन स्किल्स ही नहीं होंगी तो आप कोई भी एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते, समझ रहे हो। कि इंप्रूविंग आर्टिकुलेशंस एंड इंप्रूविंग प्रेजेंटेशन स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। तो ये समझ कर लो कि आपको प्रेजेंटेशन स्किल भी होनी चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको टाइम के साथ साथ चलना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंटी होना बहुत ही ज़रूरी होती है, कंसिस्टेंट बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप सॉल्व करते हो मेंस एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम और पेपर सॉल्व करने बैठते हो तो आपको एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस तरह से उसे सॉल्व करना है और कैसे उसका आंसर लिखना है, तो वो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। कि आप एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसे दे देते तो आपको बाद में वहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर कवर नहीं होता, समझ रहे हो, आपका वो पेपर कवर नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। और यही से भी एस्पिरेंट्स की क्या होती है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कब करेंगे, जब आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझेंगे, जब आप स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट को अच्छी तरह से समझेंगे, आप इंप्रूविंग प्रेजेंटेशन स्किल्स करेंगे, तब आपका टाइम मैनेजमेंट इजीली क्या हो जाएगा, वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं टाइम को। जब आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस की है, कॉन्फिडेंटली आपने टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व की है, तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व किए हैं, समझ रहे हो, और आपके जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, जितने भी क्वेश्चंस के उतने लिए आपके लिए फ़ायदेमंद है माय फ्रेंड्स, उसके उतना ही बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। जब जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितने ज़्यादा आप नोट्स बनाते हो और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ की, है ना, उस क्वेश्चंस को जितनी ज़्यादा आप सॉल्व करते हो तो उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, समझ रहे हो। कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए, समझ रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हर एक एस्पिरेंट्स की, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना। हर एक कंसेप्ट को आपके हाथों के नीचे से निकालना है, मीन्स आपका हाथों के नीचे से कैसे निकालना है कि आपको लिखना है, वो समझ रहे हो, वो कॉपी में निकालना है, वो कॉपी में आपको राइट करना है, समझ रहे हो। कि टाइम मैनेजमेंट आपका जब होगा तो यहाँ पर क्या होना है कि आप अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हो, है ना, तो आप कैसे आंसर लिखिए, किस स्ट्रक्चर में आप आंसर लिख सकते हो। तो माय फ्रेंड्स के आप किसी भी टॉपर्स के अगर आप देखोगे ना आंसर शीट, तो आपको ये स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखेगा ही, तो ऐसे नहीं टॉपर बनते। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे कि जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, अगर आपको क्वेश्चन आ गया समझो, तो फिर क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटी का एक क्वेश्चन आ गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स के क्या रोल होते हैं, इलेक्शन चीफ कमिश्नर्स के क्या रोल होते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूविंग ऑफ चीफ कमिश्नर्स के क्या रोल होते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। हाँ, आपका 3 फॉर्मेट में 3 स्टेप्स में आंसर होना चाहिए एग्जाम का। आपको क्वेश्चन का आंसर ये 3 स्टेप में होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कि इंट्रोडक्शन आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और बॉडी में क्या आएगा आपका, सब वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आएगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और है ना। तो फिर उसके बाद में कंक्लूजन आएगा कि उससे रिजल्ट क्या निकला है, समझ रहे हो। तो ये 3 स्टेप में अगर आप आंसर लिखते हो तो एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर्स आपको क्रैक होने से नहीं बचा सकता, कोई भी एग्जामिनर्स आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफिकेशन करने से नहीं बचा सकता, समझ रहे हो। किसी एग्जामिनर में ऐसे दम नहीं कि आपको फेल कर सके। इतने आप स्ट्रेटेजिकली लिखते हो कि इंट्रोडक्शन आपको पहले लिखना है, बॉडीज़ में आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, और कंक्लूजन में उस क्वेश्चंस का कंक्लूजन क्या आया है तो लास्ट में वो कंक्लूजन लिखना है। तो अगर आप उससे क्या करते हैं ना,
इस तरह से आप लिखते हैं ना, तो आपको वहाँ पर क्रैक होना ही होना है। आप 101% मेंस एग्जामिनेशन, समझ रहे हो इस बात को। और यहाँ के बहुत मेन चीज़ क्वालिटी होती है कि फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ए क्वांटिटी। आप फोकस क्वालिटी पर करो, आपके रिप्रेजेंटेशन स्किल पर करो, समझ रहे हो, आपके वो 3 स्ट्रक्चर पर करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन पर करो। और फिर नॉन नेसेसरी टेक्निकल वर्ड्स एंड क्लिचेस, कि आपको ये नेसेसरी नहीं होता कि आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने हैं आंसर्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पर कम चांसेस रहते हैं, वहाँ पर उस आंसर्स को आप कम मार्क्स ले सकते हैं। तो आपको ऐसा नेसेसरी नहीं है कि टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करें, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। बट आपको क्या होता है ना, क्वालिटी के साथ लिखो, मीन्स आंसर टू द क्वेश्चंस एंड द पॉइंट। जितने आपको क्वेश्चंस में पॉइंट दिए गए हैं, जितने आपको क्वेश्चंस में पॉइंट पूछे गए हैं, उतने आपको आंसर्स में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर बैठना है। अगर आप क्या करते हैं ना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस में लिखते हैं वो भी लिखते हैं और आगे का भी लिख देते, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट माय फ्रेंड, जो कि मैंने अभी बोला कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन में। कि अगर आप एक ही क्वेश्चंस को 10 मिनट लगाते हैं, 15 मिनट्स लगाते हैं, तो वहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं रहता है ना, तो वहाँ पर आप क्रैक ही नहीं हो सकते, ये मेन चीज़ हो जाती है। और ड्रा डायग्राम, अगर आपको क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी है और उसका आंसर्स बहुत ही लेंदी है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर्स बहुत ही लेंदी है, पर आपको कम समय में वो क्वेश्चन छुड़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आंसर में आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स है उस क्वेश्चन में, उस आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रक्चर निकाल दो, है ना, ड्रॉ डायग्राम में एक, इन अदर वर्ड्स आप स्ट्रक्चर निकाल दो सबसे पहले, कि आपको किन टॉपिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इस आंसर में, किस टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो वो आप क्या करेगा, एग्जामिनर डायरेक्टली उस टॉपिक्स को देखेगा और फिर क्या करना है, अब आपको वो टॉपिक्स के रेफरेंस लेकर नीचे क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो मेक श्योर यू आंसर्स टू द ऑल द पॉइंट, तो आपको हर एक पॉइंट जो आपने स्ट्रक्चर में निकाला है वो पॉइंट्स का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ये ज़रूर देखें। तो यहाँ पर इसीलिए बोला है कि फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ए क्वांटिटी, आप क्वालिटी को फोकस करो, आप टॉपिक्स के थ्रू जाओ, है ना, आप कंसेप्चुअली स्टडी करो, आप स्ट्रेटेजिकली स्टडी करो। और या पेपर साइड मैनेजमेंट क्या होता है, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को लिखते हो, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन को CSE के अगर आंसर्स लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या होता है ना, 2 सेट्स ऑफ पेपर फॉर 10 मार्क्स। अगर आप 10 मार्क्स, तो एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक चीज़ मुझे ध्यान में आ गई कि अगर आप मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आप वेटेज को ज़रूर देखना कि उस क्वेश्चन कितने मार्क्स को आया है, समझ रहे हो। आप वेटेज को नहीं देखते हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन छुड़ा देते हो, तो आप वहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो आपको क्या होता है ना, क्वेश्चंस के बाजू में एक वेटेज नाम का होता है, मार्क्स कितने होते हैं, तो वो मार्क्स को ज़रूर देखें, उस वेटेज को ज़रूर देखें कि ये क्वेश्चन कितने वेटेज के लिए आया है, क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया है। तो उसी तरह उस मार्क्स का रेफरेंस लेके आपको आंसर्स लिखना है उस क्वेश्चन का, मीन्स 2 साइड्स ऑफ पेपर फॉर 10 मार्क्स। यहाँ पर क्या है ना कि आपको 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 2 साइड्स लिखने हैं, मीन्स आपका फर्स्ट पेज आंसर शीट का और बैक पेज, समझ रहे हो, वो भरकर आपको लिखना है 10 मार्क्स के लिए, और 2.5 साइड्स फॉर 15 मार्क्स, समझ रहे हो कि 2.5 साइड मीन्स आपको लगभग 2.5 पेज लिखने हैं अगर आपको क्वेश्चन 50 मार्क्स का आए तो, समझ रहे हो, आपको लगभग 2.5 पेज लिखने हैं 50 मार्क्स के लिए, और लगभग 2 पेज लिखने हैं मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 2 पेज लिखने हैं 10 मार्क्स के लिए। और अंडरलाइन द कीवर्ड्स, अगर आप क्वेश्चंस का आंसर लिखते हो तो ज़रूर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, कि जब एग्जामिनर्स आपके आंसर्स को चेक करेंगे और वो डायरेक्टली आप हाईलाइट किया है वो कीवर्ड्स, तो डायरेक्टली उसकी नज़र कीवर्ड्स पर जाएंगी और वो डायरेक्टली आपको फुल अप मार्क्स दे देगा, और वहाँ पर ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं किसे क्रैक करने के, माय फ्रेंड। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि पेपर साइड मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप मेंस एग्जामिनेशन का आंसर्स लिखते हो, है ना। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और UPSC एग्जामिनेशन के लिए तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप कंसिस्टेंसी से स्टडी करोगे, गैप देकर नहीं करोगे, तो गैप नहीं होना चाहिए। आपने आज एक चीज़ शुरू की तो वही आपको कंटिन्यू करना है टिल द एग्जामिनेशन, समझ रहे हो। अगर आप बीच में रुकावट आ गई तो नो, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आपको कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 6 to 7 लाख एस्पिरेंट्स हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 15,000 ही सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस कितनी कम है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये फिल्टरेशन प्रोसेस होती है माय फ्रेंड्स, कि आपको इस फिल्टरेशन प्रोसेस में आपको मेंस के लिए क्वालिफाई होना है। तो मेंस के लिए आपको अगर क्वालिफाई होना है तो आपको स्ट्रेटेजिकली स्टडी करना पड़ेगा, कंसेप्चुअली स्टडी करना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जब आप मेंस का स्टडी करते हो तभी आपको 15 मिनट्स का आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस वहीं पर करना पड़ेंगी। तो वो कंसिस्टेंसी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हो UPSC CSE। तो आप देखिए कि मेंस में अगर 15,000 सेलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू को सिर्फ 3,000 सेलेक्ट होते हैं, समझ रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली 3,000 ही सिलेक्ट होते हैं। अब अगर आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गए
तो वहाँ पर 1000 सिर्फ सिलेक्टेड होते हैं एज ए IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर और IRS ऑफिसर। समझ रहे हो कि इतनी कम सिलेक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट 6 to 7 लाख से डायरेक्ट 1000 आपके सिलेक्ट होते हैं। तो आपको 1000 में आना है ना, तो आपको 1000 में आना है तो आपको एक कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस भी अच्छी करना पड़ेंगे। अगर आप स्ट्रेटेजिकली कंसिस्टेंसी वो करते गए है ना, आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए, तो वही आपको एक क्या एक हैबिट लग जाएंगे, तो फिर आपको इजीली आप सिलेक्ट हो सकते हैं, अंडर 1000 आप आ सकते हैं और आप बन सकते हैं IAS ऑफिसर। समझ रहे हो कि इसके ये बहुत ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है। अगर आप अच्छी तरह से स्ट्रेटेजिकली कंसेप्चुअली अगर आप हर एक पॉइंट्स को पढ़ते हो और प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही आपके फ़ायदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए माय फ्रेंड्स। की कंसिस्टेंसी आप रखिए इस एग्जामिनेशन के लिए। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करते रहिए। समझ रहे हो, तो ये था हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं माय फ्रेंड। तो हम फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।